दुनिया में एक से बढ़कर एक जासूसों की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन भारत में एक ऐसे जासूस हुए जिन्होंने अपनी बहादुरी से न केवल देश के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल की, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और ब्रेवरी से वो पाकिस्तान सेना में मेजर के पद तक पहुंचे। उन्होंने सालों तक पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बनकर पाकिस्तानियों की नाक के नीचे से ऐसी खुफिया जानकारियां निकालकर भारत को भेजी कि भारत ने इनकी बदौलत पाकिस्तान के कई ऑपरेशंस को शुरू होने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया। उनकी छिपकर काम करने और पहचान बदलने की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान की एक लड़की से शादी कर वही अपना घर बसा लिया, लेकिन फिर भी किसी को अपनी असली पहचान की भनक तक नहीं लगने दी। उनके कारनामों से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने ऑनर के तौर पर उनका नाम ब्लैक टाइगर रख दिया था। ये बहादुर ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि RNAW के एजेंट रविंद्र कौशिक थे, जिन्होंने केवल 21 साल की छोटी सी उम्र में RNAW को ज्वाइन कर देश की खातिर न केवल अपना नाम, पहचान और धर्म बदला, बल्कि अपनी नेशनैलिटी तक बदल ली। उन्होंने 8 सालों तक पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी का काम किया, लेकिन फिर 1983 का साल आया जब वो पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए गए। उन्हें करीब 18 सालों तक पाकिस्तान की जेलों में बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने देश के खिलाफ अपना मुंह तक नहीं खोला और 18 सालों तक यातनाओं को सहते सहते पाकिस्तान की जेल में ही दम तोड़ दिया। तो आइए जानते हैं भारत के जाबाज स्पाई रविंद्र कौशिक की गुमनामी से भरी जिंदगी की पूरी कहानी। आखिर RNAW एजेंट रविंद्र कौशिक कैसे पाकिस्तान की सेना में भर्ती हुए और कैसे मेजर के पद तक जा पहुंचे। 8 सालों तक शानदार जासूसी करने के बाद आखिर उनका असली रूप पाकिस्तान के आगे कैसे उजागर हो गया। ये कहानी है उस शेर की जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसी की बिछाई बिसात पर उसी के मोहरों से उसकी हर चाल को मात दिया। कि रविंद्र कौशिक वो खतरनाक जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए। साल 1979 से 1983 के बीच उन्होंने रॉ के लिए बहुत बड़ी जानकारियां जुटाई, जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। बाद में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वो करीब 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। आज आपको सुनाऊंगा भारत के ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक की कहानी। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता JM कौशिक एयरफोर्स ऑफिसर थे, इसलिए उनका बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां देश पर मर मिटने की चर्चा हर रोज की बात थी। इसका असर रविंद्र कौशिक पर भी हुआ और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। रविंद्र जब मात्र 13 साल के थे तभी 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चूंकि उनका गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक था और उनके पिता एयरफोर्स में थे, इसलिए उन्हें इस युद्ध के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। 6 साल बाद 1971 में जब वो अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म कर चुके थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान की सेना को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इन दो जंगों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और कहीं न कहीं उनके अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना पनपने लगी। लेकिन उम्र का दायरा अभी इतना नहीं बड़ा था कि वो अपने अंदर के इमोशंस को कोई दिशा देकर देश के लिए कुछ कर पाते। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए अपने शहर के ही SD बिहानी PG कॉलेज से BCom करने के लिए एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के दौरान उन्हें एक्टिंग और डिबेट में काफी इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने अपने कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उन्हें रंगमंच इतना भाया कि जब भी कॉलेज में या कॉलेज के बाहर किसी भी नाटक का आयोजन किया जाता, उसमें वो जरूर पार्टिसिपेट करते। उनकी पर्सनालिटी और उनका अंदाज भी काफी शानदार था। उनके साथ ही उनकी तुलना अक्सर बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना से करते थे। BCom की पढ़ाई के दौरान उन्हें एक बार लखनऊ में आयोजित नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी एक्टिंग करने का मौका मिला। उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फ्रीडम फाइटर्स के रोल प्ले करने में था। एक बार उनके कॉलेज में सेना पर आधारित एक मोनो एक्ट प्ले हो रहा था, जिसमें वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे, जो ऑपरेशन के दौरान चाइनीज सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और बुरी तरह से टॉर्चर होने के बाद भी अपने देश की कोई भी जरूरी जानकारी नहीं देता। वो अपने रोल में पूरी तरह से डूब चुके थे।
उनका अभिनय इतना जबरदस्त था कि किसी की भी आंखें एक सेकंड के लिए भी उनसे हट नहीं पा रही थी। नियति उस दिन एक कहानी लिखने वाली थी। संयोग से प्ले देखने वालों में उस समय सीक्रेट ऑपरेशन को संभाल रहे कुछ R&AW के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें रविंद्र कौशिक का परफॉर्मेंस इस कदर भाया कि उन्होंने तय कर लिया कि प्ले खत्म होने के बाद वो इस लड़के को अपने ऑपरेशन से जुड़ने का ऑफर देंगे। ये वो वक्त था जब R&AW पाकिस्तान में अपने एजेंट्स को भेजकर भारत के खिलाफ हो रही खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करके भारत को पाकिस्तान से हर मोर्चे पर एक कदम आगे रख रहा था। 1971 वॉर इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। R&AW को पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अनोखे शख्स की तलाश थी और उनकी ये तलाश रविंद्र कौशिक पर पूरी हो चुकी थी, जिनके अंदर देशभक्ति के जुनून के साथ साथ शानदार अभिनय की कला भी थी। जैसे ही रविंद्र का प्ले खत्म हुआ, R&AW के अधिकारियों ने तुरंत उनके सामने एक इंटेलिजेंस एजेंट के रूप में काम करने का प्रपोजल रख दिया। उनको R&AW और इसके ऑपरेशंस के बारे में बताते हुए उन्हें सारे खतरों से भी वाकिफ कराया गया। रविंद्र कौशिक को पता था कि अगर वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी जिंदगी न केवल हर दम मौत के मुंह में रहेगी, बल्कि उनके जीवन की तरह उनकी कुर्बानी भी गुमनामी की भेंट चढ़ जाएगी। लेकिन शुरू से ही देश के लिए वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए देश की खातिर वो पल भर में अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गए और बिना समय गवाए इसके लिए तुरंत हाँ कर दी। 1973 में रविंद्र कौशिक ने B.Com की डिग्री हासिल कर ली। अब उन्हें R&AW के साथ जुड़ने के लिए दिल्ली जाना था, इसलिए वो अपने पिता से नौकरी का बहाना करके दिल्ली चले गए। यहाँ R&AW द्वारा उन्हें एक एजेंट के रूप में तैयार करने के लिए 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। चूंकि उन्हें खुफिया जानकारियों के लिए लंबे समय तक पाकिस्तान में रहना था, इसलिए सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन से वाकिफ करवाया गया। उन्हें पाकिस्तान की जगहों, वहाँ के पहनावे, वहाँ की लैंग्वेज, हर एक चीज के बारे में बारीकी से सिखाया गया। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण वो पहले से ही पंजाबी लैंग्वेज में फ्लुएंट थे, इसलिए पंजाबी छोड़कर उन्हें सीधा उर्दू सिखाई जाने लगी। उर्दू सिखाने के अलावा उन्हें इस्लामिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस दौरान उन्होंने नमाज अदा करने के साथ साथ कुरान की आयतें भी याद की। कुछ ही महीनों में रविंद्र ने इन सब में महारत हासिल कर ली। इसके बाद उनका खतना कराया गया ताकि कभी शक के दायरे में आने पर जांच पड़ताल में उनकी असल पहचान उजागर ना हो सके। रविंद्र को पता था कि इस तरह उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी एकदम से चेंज हो जाएगी, लेकिन उन्हें देश की खातिर सब कुछ मंजूर था। यहाँ तक कि उनके सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स और सारे रिकॉर्ड्स मिटाकर उनके भारतीय होने की पहचान भी मिटा दी गई। इसके बाद R&AW ने उन्हें एक पाकिस्तानी रेजिडेंट की आइडेंटिटी देने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अब उनका नाम रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर था, और अब डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के नागरिक थे। उन्हें एक पक्का R&AW एजेंट बनाने के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज सिखाई जा चुकी थी। सभी तरह की तैयारियां पूरी हो जाने के बाद R&AW ने रविंद्र कौशिक को आजमाने के लिए 7 से 8 देशों में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजा। उन्हें इस कड़ी में सबसे पहले UAE के दुबई एंड अबू धाबी और फिर कुछ वक्त बाद सऊदी अरेबिया भेज दिया गया, जहां उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों से दोस्ती कर ली। करीब 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा, जिस बीच छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए उनका कई बार पाकिस्तान भी जाना हुआ। इस दौरान उन्होंने अपना काम शानदार तरीके से किया, जिससे R&AW के अधिकारियों को भरोसा हो गया कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक परमानेंट एजेंट बनाकर भेजा जा सकता है। इसके बाद R&AW ने 1975 में रविंद्र कौशिक को परमानेंटली पाकिस्तान भेज दिया, जहां अंडरकवर रहकर उन्हें पाकिस्तान की अहम खुफिया जानकारी भारत भेजनी थी। इस दौरान भारत में पंजाब की स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी। वहां खालिस्तान की मांग को जोर दिया जा रहा था। इसी बीच 1977 में जिया उल हक ने तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता हथियाकर भारत सरकार को और भी चिंता में डाल दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगता था कि जिया उल हक पंजाब में मची इस उथल पुथल का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ सकते हैं। ऐसे में R&AW ने पाकिस्तान में बैठे अपने एजेंट्स को वहां की हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया। ऐसे में रविंद्र कौशिक को एक एजेंट के रूप में पाकिस्तान आए केवल 2 साल ही हुए थे, लेकिन फिर भी वो देश के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाकर अपना काम बखूबी कर रहे थे।
अहम जानकारियां जुटाने के साथ साथ रविंद्र पाकिस्तान में हायर डिग्री भी हासिल करने में लगे हुए थे। ये उनके बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। उन्होंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां से LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। उस समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी के इशारे पर काम कर रही थी और ऐसे में अगर वो पाकिस्तान की आर्मी में कोई ओहदा पाने में कामयाब हो जाते तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद होता। लेकिन जब उन्होंने अपनी इच्छा RNAW के अधिकारियों के सामने रखी तो उन्हें इसके लिए साफ मना कर दिया गया। RNAW के अधिकारियों को डर था कि ऐसा करने पर रविंद्र डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़े जा सकते हैं। इस इनकार के बाद भी रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी में शामिल होने की अपनी मंशा को नहीं छोड़ा। जब भी पाकिस्तानी आर्मी में कोई वैकेंसी आती वो इस बारे में अपने सीनियर्स को जरूर बताते। ऐसे में एक बार पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली और इस बार उन्हें RNAW की तरफ से इसमें अप्लाई करने की परमिशन दे दी गई। ये उनकी काबिलियत ही थी कि वो इस एग्जाम में पहली बार में ही पास हो गए। एग्जाम में सफल होने के बाद उन्हें पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग मिली। उन्हें पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी मिलने के कारण भारत को पाकिस्तान की काफी इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलने लगी थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों की मूवमेंट्स, प्रमुख अधिकारियों की पोस्टिंग और वॉर मटेरियल से भरी ट्रेन्स की मूवमेंट समेत तमाम जरूरी जानकारियां भारत भेजी। उस समय आज के बराबर डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं थे, जिससे दूसरे देशों में काम कर रहे अंडरकवर एजेंट्स का काम बहुत ही जोखिम भरा होता था। रविंद्र कौशिक को भी अपनी इंटेल भारत पहुंचाने के लिए पोस्टल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता। वो सबसे पहले जुटाई गई सभी इंफॉर्मेशंस को इनविजिबल इंक से लिखते, फिर उसे लेटर का रूप देकर पहले कुवैत या दुबई भेजते, जहां से इंडियन एजेंट इसे भारत तक पहुंचाते थे। ऐसे में उनके द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशंस को भारत तक पहुंचने में कभी हफ्ते तो कभी कभी महीने लग जाया करते थे। इतने जोखिम भरे काम के कारण उनके काम में पकड़े जाने का हमेशा खतरा बना रहता था। इसलिए वो शक के दायरे से दूर रहने के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी में भी काफी घुल मिलकर रहते थे। उनकी एक्टिंग स्किल्स ने उनका सबसे ज्यादा साथ दिया। उन्होंने ऐसा नकाब ओढ़ रखा था जिसके पीछे की असली पहचान को कोई भांप नहीं पाता था। उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार और काम से कुछ ही दिनों में अपने डिपार्टमेंट के कोवर्कर्स का भरोसा भी जीत लिया था। अपनी पाकिस्तानी पहचान को और भी मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के एक टेलर की बेटी अमानत नबी से शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका उन्होंने अरीब नाम रखा। पूरा एक परिवार बसाने के बाद भी उन्होंने इतनी सतर्कता बरती कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को भी अपनी असली पहचान की भनक तक नहीं लगने दी। इस तरह उन्होंने परिवार को कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। भारत के लिए एक एजेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने के साथ साथ वो अपने शानदार कामों से पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों का भी दिल जीतने में कामयाब हो रहे थे। कुछ ही सालों में उनके शानदार कामों को देखते हुए उन्हें पाकिस्तानी आर्मी में प्रमोशन मिला और वो मेजर के पद पर प्रमोट कर दिए गए। पाकिस्तान की आर्मी में उनका मेजर बनना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। मेजर होने की वजह से उनका अक्सर पाकिस्तान के हायर रैंक ऑफिसर्स और कभी-कभी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के लोगों से मिलना जुलना होने लगा। रविंद्र कौशिक को अब पाकिस्तानी आर्मी के अंदर की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशंस और हर सीक्रेट मूवमेंट के बारे में पता चल जाता, जिन्हें वो बड़ी चालाकी से RNAW को फॉरवर्ड कर देते। उन्हें कई बार भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे कोवर्ट ऑपरेशंस की जानकारी हाथ लगी। उनके इंटेल के कारण भारत ने कई बार पाकिस्तान के घुसपैठ को नाकाम किया। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कई बार राजस्थान बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार रविंद्र कौशिक की इंफॉर्मेशन की वजह से पाकिस्तान का प्लान फेल हो गया। पाकिस्तान का इतना बुरा हाल था कि वो भारत के खिलाफ जो भी प्लानिंग बनाता उससे पहले ही RNAW द्वारा उसके काउंटर में कोई ठोस स्ट्रेटेजी तैयार होती थी, जिससे पाकिस्तान का मिशन शुरू होते ही खत्म हो जाता और उसे अपने बढ़ते कदमों को पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ता। इस तरह रविंद्र कौशिक की सालों की प्रिपरेशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क आखिरकार रंग ला रही थी और पाकिस्तान आर्मी में उनकी हाई रैंकिंग पोजीशन ने उन्हें RNAW के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बना दिया था। 1979 के बाद रविंद्र कौशिक का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। इस दौरान रविंद्र कौशिक ने भारत को जो इंफॉर्मेशंस भेजी और उस इंटेल की बदौलत भारत ने जो एक्शन लिया वो सब टॉप सीक्रेट जानकारी का हिस्सा था, जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि उनके द्वारा पास की जा रही इंफॉर्मेशंस इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही थी।
एक बार उनकी जानकारी की वजह से 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने बहुत ही स्मूथली बिना अपनी पहचान उजागर किए इन कामों को अंजाम दिया। उनके कारनामे से न केवल RNDW के अधिकारी बल्कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बेहद प्रभावित थी और उन्होंने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। तभी से रविंद्र कौशिक इंडियन डिफेंस सर्कल्स में ब्लैक टाइगर के ही नाम से पॉपुलर हो गए। पाकिस्तान में काम करने के दौरान वो 3 से 4 बार भारत भी आए थे। जब भी उन्हें भारत आना होता, RNDW द्वारा उन्हें पहले दुबई बुलाया जाता और फिर वहां से उनका दिल्ली आने का बंदोबस्त किया जाता। पाकिस्तान से वो अक्सर अपनी फैमिली को भी लेटर लिखा करते थे। उन्होंने अपने माता पिता को ये यकीन दिला रखा था कि वो दुबई में काम करते हैं। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में रहते हुए अब पूरे 6 साल हो चुके थे। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि उनके छोटे भाई की शादी होने वाली है। वो अपने भाई की शादी अटेंड करना चाहते थे। ऐसे में उन्हें पाकिस्तानी आर्मी से छुट्टी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों को झूठ बोला कि वो सऊदी अरेबिया जाकर उम्राह करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें लंबी छुट्टी चाहिए। उम्राह के कारण बिना रुकावट के पाकिस्तान में उन्हें लंबी छुट्टी दे दी गई। इधर RNDW ने भी उन्हें भारत आने की परमिशन दे दी। इसके बाद रविंद्र कौशिक के लिए RNDW ने सबसे पहले सऊदी का अरेंजमेंट करवाया, फिर वहां से वो दुबई आए और फाइनली वहां से इंडिया पहुंच गए। उन्होंने घर वालों को अपने दुबई में रहने का यकीन दिलाने के लिए सभी के लिए दुबई से ढेर सारे गिफ्ट्स भी खरीद लिए थे। काफी समय बाद उनके घर लौटने पर घर में सभी को काफी अच्छा लग रहा था और छोटे भाई की शादी की खुशी उनके आने से दोगुनी हो गई थी। लेकिन इस बीच घर वालों ने उन पर भी शादी का दबाव डाला। जब बात टालने से भी ना टली तो उन्होंने बता दिया कि वो अमानत नाम की एक लड़की से शादी कर चुके हैं। बिना बताए शादी करने से उनके माता पिता नाराज तो थे, लेकिन अपने बेटे के घर बसने से खुश भी थे। रविंद्र कौशिक को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये घर में खुशी का माहौल, माँ बाप का हंसता हुआ चेहरा और भाई की खुशी, ये सब वो आखिरी बार देख रहे हैं। 1981 ये वो आखिरी साल था जब वो अपने घर वालों से मिल रहे थे, क्योंकि इसके बाद नियति उनके लिए बहुत कठिन समय लेकर आने वाली थी और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। भाई की शादी अटेंड करने के बाद वो वापस पाकिस्तान लौट गए और फिर से अपने काम में लग गए। लगातार कई सालों तक खुफिया जानकारी जुटाने से उनका हौसला काफी बढ़ गया था और अब वो अपनी पहुंच से बाहर जाकर भी जानकारी जुटाने का प्रयास करने लगे थे। इस क्रम में उन्होंने पाकिस्तान के एटॉमिक पावर स्टेशन की भी कई सीक्रेट इंफॉर्मेशंस RNDW के साथ शेयर की। लेकिन इस वक्त तक बार बार अपनी प्लानिंग के फेल होने से पाकिस्तानी आर्मी और ISI भी अलर्ट हो चुकी थी। उन्हें शक था कि जरूर कोई सेना के अंदर से ही इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिसर्स के रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे। इनमें रविंद्र कौशिक के भी रिकॉर्ड्स छाने गए, जिसमें उच्च अधिकारियों को पता चला कि पाकिस्तान के अंदर उनका खुद का कोई रिश्तेदार ही नहीं है। इस जानकारी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के अंदर कौशिक के लिए संदेह जरूर पैदा कर दिया था, लेकिन केवल इस आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता था। रविंद्र कौशिक को भी खबर थी कि पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI भारतीय एजेंट्स को ढूंढने में लगी हुई है और खतरा कभी उन पर भी आ सकता है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने काम में लगे रहे। अब तक रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में रहते हुए 8 साल हो चुके थे, जिस बीच उन्होंने देश के लिए जासूसी करके देश की काफी मदद की थी। लेकिन 1983 का साल उनकी जिंदगी में ऐसा भूचाल लाने वाला था जो सब कुछ बदल कर रखने वाला था। इसकी शुरुआत तब हुई जब इसी साल RNDW ने इनायत मसीह नाम के एक एजेंट को एक स्पेशल मैसेज के साथ रविंद्र से मिलने पाकिस्तान भेजा। इनायत मसीह आसानी से सीमा को पार कर पाकिस्तान चला गया और वहां पहुंचकर रविंद्र कौशिक से मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बीच वो एक दिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पाकिस्तानियों ने उसे खूब टॉर्चर किया। काफी दिनों तक तो इनायत मसीह ने देश के खातिर पाकिस्तान की सभी भयंकर यातनाओं को सहा, लेकिन जब बात उसकी जिंदगी पर बनाई तो वो टूट गया और RNDW द्वारा पाकिस्तान में चलाए जा रहे सभी ऑपरेशंस की जानकारी पाकिस्तानी ऑफिसर्स को रिवील कर दी। उसने ये तक बता दिया कि पाकिस्तान की सेना में जो मेजर नबी अहमद शाकिर है वो असल में RNDW का एजेंट रविंद्र कौशिक है और RNDW ने उसे उसी से मिलने के लिए पाकिस्तान भेजा है। नबी अहमद शाकिर के असली भेद के खुलासे से पाकिस्तानी अधिकारी सन्न रह गए। उन्हें पहले तो नबी अहमद शाकिर का भारत के एजेंट होने पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान में उनके किसी रिलेटिव के ना होने की कड़ी को इससे जोड़ा गया तो उनके लिए तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी।
चूंकि रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर के रूप में उस समय पाकिस्तान की फौज में मेजर थे, इसलिए केवल इतने सबूतों पर ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए उनकी पहचान उजागर करने और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक जाल बिछाया। इनायत मसीह को पहले की तरह ही नबी अहमद शाकिर से मिलने भेजने का निर्णय लिया गया, ताकि जैसे ही वो दोनों मुलाकात करे तभी अधिकारी उन्हें तुरंत पकड़ ले। इसके बाद पाकिस्तानियों के चंगुल में फंसे इनायत ने ऐसा ही किया और नबी अहमद शाकिर के पास एक मैसेज भेजकर उन्हें मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। पाकिस्तानियों की प्लानिंग से अनजान रविंद्र कौशिक भी इनायत से मिलने उसी पार्क में चले आए और एक बेंच पर बैठकर बेसब्री से इनायत का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद इनायत मसीह भी वहां पहुंच गए। कौशिक आगे के खतरे से अनजान उनसे खुशी खुशी बातचीत करने लगे। पाकिस्तानी अधिकारी जो आसपास छिपकर यहां नजर बनाए हुए थे, उन्हें ये सारा नजारा देखकर अब पूरा यकीन हो गया कि नबी अहमद शाकिर पाकिस्तानी सैनिक के भेष में एक RNAW एजेंट ही है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तुरंत अधिकारियों ने चारों ओर से घेर लिया। रविंद्र भी उन सबको इस तरह देखकर अवाक रह गए, लेकिन उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी थी और भारत के लिए जासूसी करने के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जल्दी ही उनको पाकिस्तान के सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। यहाँ से उनकी जिंदगी नरक के समान हो गई। पाकिस्तानियों ने उन्हें 2 साल तक बुरी तरह से टॉर्चर किया। उन्हें इस कदर मारा गया कि उन्हें कभी कभी लगता कि इससे तो बेहतर होता कि उन्हें मौत गले लगा लेती। कभी उन्हें पीटा जाता, कभी बर्फ की सीली पर लिटाकर तड़पाया जाता, तो कभी छोटी से बंद अंधेरी जगह में रखा जाता। कभी उन्हें पर्याप्त खाना नहीं दिया गया तो कभी पानी तक के लिए उन्हें तरसाया गया। पाकिस्तानियों ने उन पर हर जुल्म किया ताकि वो टूट जाए और अपना मुंह खोल दे, लेकिन इतने कष्टों के बावजूद भी वो टूटे नहीं। इसके बाद उन्हें यह तक लालच दिया गया कि अगर उन्होंने भारतीय फौज से जुड़ी गोपनीय जानकारी दे दी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उनमें देशभक्ति इस कदर कूट कूट कर भरी थी कि न तो उन्हें कोई दुख तोड़ सका और न ही जीने का मोह उनके फैसले को बदल सका। उन्हें हर सजा, हर कष्ट, हर यातना मंजूर थी, लेकिन देश से गद्दारी करना उन्हें किसी भी कीमत पर गवारा नहीं था। पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और देश से जुड़ी कोई भी खुफिया जानकारी नहीं दी। उनके खिलाफ केस चला और 1985 में उन्हें मौत की सजा देते हुए फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन आगे चलकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। इस तरह पाकिस्तान की कोशिश उन्हें कमजोर करने की ही थी। उन्हें पहले पाकिस्तान के सियालकोट, फिर कोट लखपत और फिर आखिरी में मियांवाली की जेल में रखा गया। साल के बाद साल गुजरते गए, लेकिन ना तो पाकिस्तान का उन पर टॉर्चर कम हुआ और ना ही रविंद्र कौशिक के हौसले डगमगाए। उन्हें कई दिनों तक भूखा तो कई दिनों तक प्यासा रखकर तड़पाया जाता, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने देश से गद्दारी नहीं की और कुछ भी रिवील नहीं किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, उसकी गवर्नमेंट उन्हें छुड़ाने के लिए जरूर कुछ करेगी। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक दूसरे के कई एजेंट्स को रिहा कर चुके थे, लेकिन रविंद्र के केस में काफी सालों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने किसी तरह छुपते छुपाते ही जेल से अपने परिवार वालों के पास लेटर भेजना शुरू किया। लेटर के जरिए उनकी फैमिली को पहली बार पता चला कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की जेल में बंद है और वो दुबई में नहीं बल्कि देश की खातिर एक एजेंट के रूप में 8 सालों से अपनी असली पहचान छिपाकर पाकिस्तान में रह रहे थे। इसके बाद उनके घर वालों ने उन्हें छुड़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के सामने काफी गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। इससे उनके पिता को गहरा सदमा लगा और कुछ ही दिनों के बाद हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। उनके द्वारा लगातार भेजे जा रहे लेटर्स से उनके बारे में भारत में भी लोगों को पता चलने लगा था। इंडियन गवर्नमेंट उन्हें छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही थी, इसलिए रविंद्र को लगने लगा था कि उनके ही देश ने उन्हें त्याग दिया है। इसलिए उन्होंने एक लेटर में कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर कोई भी भावुक हो जाता। उन्होंने लिखा कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? करीब 18 सालों तक वो जेल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। इस बीच पाकिस्तान की ब्रुटैलिटी से उनकी हेल्थ काफी खराब हो गई थी और उन्हें ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीजेस जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया था। उनके परिवार ने उनका इलाज करवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा कि अगर मैं एक अमरीकी होता तो 3 दिनों में ही मुझे छुड़वा लिया जाता। इस लेटर के 3 दिन बाद ही बेहतर ट्रीटमेंट न मिलने के कारण रविंद्र कौशिक ने नवंबर 2001 में पाकिस्तान की सेंट्रल जेल मियांवाली में दुनिया को अलविदा कह दिया।
सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले रविंद्र कौशिक की डेड बॉडी को भी भारत नहीं लाया गया। उनके शव को पाकिस्तान के मुल्तान की ही एक जेल में दफना दिया गया। उनके परिवार के लिए सबसे दुखद यह था कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कभी भी इंडियन होना स्वीकार ही नहीं किया। रविंद्र कौशिक के छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सरकार से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहते, बस सरकार देश की सुरक्षा में दिए गए रविंद्र कौशिक के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज कर ले। उनके छोटे भाई ने यह भी कहा कि जब यूनिफॉर्म वाले जवानों को इतना ऑनर दिया जाता है तो फिर देश के लिए अपना सब कुछ छोड़कर दुश्मन देश में अंडरकवर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले लोगों को वो सम्मान क्यों नहीं मिलता। लेकिन दुनिया का यही कड़वा सच है कि पकड़े जाने के बाद एक स्पाई का कोई वतन नहीं होता। वो जिस देश के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देता है उसको अपने उसी देश की पहचान तक नसीब नहीं होती। हालांकि कई सालों के बाद सरकार ने उनके परिवार को पेंशन के रूप में पहले हर महीने 500 और फिर 2000 रुपए भेजने शुरू किए। यह सिलसिला उनकी मां अमला देवी के जिंदा रहने तक चलता रहा, लेकिन उनकी डेथ के बाद इस पेंशन को भी बंद कर दिया गया। डिप्लोमेटिक कारणों से सरकार ने तो कभी रविंद्र कौशिक को ऑफिशियली कबूल नहीं किया, लेकिन रविंद्र कौशिक के जीवन पर आधारित कई मूवीज बनाई गई जिसमें रोमियो अकबर वॉल्टर और एक था टाइगर प्रमुख है। जल्द ही द ब्लैक टाइगर नाम से भी एक बायोपिक उन पर बनने वाली है। इस तरह भले ही उन्हें मूवीज, टीवी शोज और मीडिया द्वारा रिकॉग्निशन मिलता रहा हो, पर सच्चाई ये भी है कि अंतिम समय में रविंद्र कौशिक को अपनी मातृभूमि की मिट्टी भी नसीब नहीं हो पाई थी। लेकिन जब जब दुनिया में देश पर मर मिटने वालों का जिक्र होगा तब तब रविंद्र कौशिक का नाम काफी इज्जत और अदब के साथ लिया जाएगा।